नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की एक नई ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स के बारे में या ऊष्मागतिकी के बारे में। अपना टॉपिक है, नई ब्रांच हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। ठीक है, देखो ऊष्मागतिकी हम कहते हैं कि भाई फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऊष्मा और कार्य के बीच में संबंध स्थापित किया जाए, या हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद हीट एंड मैकेनिकल वर्क। यानी दो चीज़ें इसमें स्पेशल पार्ट हैं जो हमें स्टडी करने हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट तो है, देखो, ऊष्मा। ऊष्मा कह दें या हमने कह दिया हीट। ठीक है। दूसरा पार्ट है कार्य। कार्य या हमने कह दिया क्या? वर्क। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स में। ऊष्मा और कार्य, एक नियम हमारे पास परिभाषित किया जाता है। देखो कौन सा नियम? जूल्स लॉ, जूल का नियम। जूल का नियम कहता है कि ऊष्मा और यांत्रिक कार्य, हीट और मैकेनिकल, दोनों को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। किस तरीके से? जूल का नियम कहता है कि मैकेनिकल वर्क है वो अमाउंट ऑफ हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या उसके समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को आपने कह दिया जे। जे कहलाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या क्या कह सकते हैं अपन? जे इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया W अपॉन में आ गया H। ठीक है, जे जो है, जे कहलाता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का यांत्रिक तुल्यांक, या हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना। जे की वैल्यू अगर मैं यहां से मैं कह दूं, एच की वैल्यू अगर अपने पास कितनी हो, 1 किलो कैलोरी है। 1 किलो कैलोरी है तो जे इक्वल्स टू कितना बन गया? वर्क डन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 किलो कैलोरी ऊष्मा के संगत जितना यांत्रिक कार्य किया जाएगा, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा के लिए जितना कार्य की आवश्यकता होगी, वो कार्य हमारे पास किसको व्यक्त करेगा? ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक को व्यक्त करेगा। जे की जो वैल्यू है, जे की वैल्यू आती है, देखो, जे इक्वल्स टू 4.18। अगर किलो कैलोरी में ले रहे हैं तो कार्य जो है वो हमने ले लिया किसमें? किलो जूल में। अपॉन में आ गया किलो कैलोरी, या हम कह दें वैल्यू आ गई 4.18 जूल पर कैलोरी। दैट मीन्स एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह हमारे पास ये बात काम में आएगी। एक कैलोरी में 4.18 या 4.2 जूल होते हैं। इसी तरीके से एक जूल में कितनी कैलोरी होती हैं? 1/4.2 या 0.24 कैलोरीज होती हैं। ये कन्वर्जन फैक्टर है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई भी भौतिक राशि नहीं है। सिर्फ ये क्या है? एक रूपांतरण गुणांक है, एक कन्वर्जन कोफिशिएंट है। ये ध्यान रखना है कि के जे जो है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई भी भौतिक राशि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक रूपांतरण गुणांक है जो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर रहा है या जूल को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? कैलोरी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम बात करते हैं ऊष्मा की। अब ऊष्मा या हीट किस तरीके से जनरेट की जा सकती है? ऊष्मा दो तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो तो है तापांतर के द्वारा, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। अगर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी अगर बी है, तो हम कह दें एक का टेम्परेचर सपोज T1 है, दूसरे का टेम्परेचर अगर T2 है, और T1 की वैल्यू अगर T2 से ज़्यादा है ना,
T1 की वैल्यू अगर T2 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान ए और बी सिस्टम के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वो कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। और कब तक होता है, जब तक दोनों निकायों का ताप समान नहीं हो जाता। तो अगर दोनों निकायों का ताप समान है, ये जो अवस्था है, ये अवस्था कहलाती है कौन सी अवस्था, ये साम्य अवस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। ऊष्मीय साम्य अवस्था, या क्या कहें अपन, हम कहते हैं इसको थर्मल इक्विलिब्रियम, है थर्मल इक्विलिब्रियम। ऊष्मीय साम्य अवस्था का मतलब है यदि दो निकायों का ताप समान हो। बेसिकली ऊष्मीय साम्य अवस्था में तीन तरह के अपने पास इक्विलिब्रियम आते हैं। एक तो आता है रासायनिक, ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रासायनिक अवस्था उसकी सेम होनी चाहिए। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी असंतुलित बल, है ना, के अंदर कार्य नहीं करने चाहिए। और तीसरा आता है तापीय साम्य, जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम कहें कोई दो सिस्टम ऊष्मीय साम्य अवस्था में हैं, उनके लिए एसेंशियल कंडीशन होगी ऊष्मीय साम्य अवस्था का मतलब उनके मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा। इसका मतलब दोनों निकायों का या दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर जो है वो क्या है, सेम है। अगर समान ताप पर होंगे उस अवस्था में दोनों सिस्टम्स के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा या ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है। अब सिस्टम की यदि हम बात करें तो देखो सिस्टम भी अपने पास कई तरीके के आप परिभाषित कर सकते हो। सिस्टम हम कह सकते हैं कैसा हो, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो, या हम कहते हैं कैसा निकाय हो, स्थूल निकाय हो, है ना। कैसा निकाय हो, स्थूल निकाय हो। हम कह सकते हैं सिस्टम है वो कैसा हो, माइक्रोस्कोपिक हो। माइक्रोस्कोपिक यानी कैसा निकाय हो, सूक्ष्म निकाय हो। ठीक है। सिस्टम है वो कैसा हो, क्लोज्ड सिस्टम हो। क्लोज सिस्टम मतलब कैसा निकाय हो, बंद निकाय हो। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सिस्टम है कैसा निकाय हो, खुला निकाय हो, या हम कहते हैं कैसा आ गया, ओपन सिस्टम, है ना, खुला निकाय या ओपन सिस्टम हो। ओपन सिस्टम हो या हमने कह दिया खुला निकाय। ठीक है। इसी तरीके से हम कह दें सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो, या हम कह सकते हैं कैसा निकाय, विलगित निकाय हो, या हम कह सकते हैं कैसा, होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम हो, या हम कह सकते हैं कैसा, समांगी है, या सिस्टम हम कह सकते हैं कैसा, इन होमोजीनियस। वो हमारे पास कैसा हो गया, विषमांगी। देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम कई तरीके के सिस्टम डिफाइन करते हैं। पहला सिस्टम हमने कहा कैसा, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जैसे हम एग्जांपल कहें कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे हम कहें कि भाई किसी भी गैस के एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। अवोगाद्रो संख्या मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं। तो अगर हम एक मोल की बात कर रहे हैं तो एक मोल हमारे पास कैसा सिस्टम बन गया, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बन गया, एक स्थूल निकाय बन गया। ठीक है। और अब हम कह दें एक मोल में 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, है ना, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। और यदि हम सिर्फ एक एटम को स्टडी कर रहे हैं, एक परमाणु को स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कैसा हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। इसी तरीके से हम कह दें क्लोज सिस्टम क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा कि अगर इस सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर, सॉरी, कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट द मैटर, मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं कर सकता, सिस्टम कहलाएगा कैसा, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज द मैटर, यानी द्रव्य का भी आदान प्रदान कर सके और ऊर्जा का भी आदान प्रदान कर सके, वो कहलाएगा एक ओपन सिस्टम। फिर बात आती है आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है और ना ही अपने पास द्रव्य का आदान प्रदान
कर सकता है, पदार्थ का आदान प्रदान कर सकता है, वो कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। समांगी हम कहें कि जिसके अपने पास वो सारा का सारा एक ही फेज में हो, यानी जैसे हम कह दें लिक्विड फेज में हो गया, गैसेस फेज में हो गया, एक पर्टिकुलर फेज में हो, प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने पास सेम रहें, वो होमोजीनियस कहलाएगा। और डिफरेंट फेजेस हों, डिफरेंट फेजेस जैसे मैं कह दूं कि भाई पानी में आपने कैरोसिन मिला दिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अपने पास लिक्विड्स का मिक्सचर हो गया, या हम कह दें सिस्टम का कुछ पार्ट सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है, गैसेस फॉर्म में है, अलग अलग अगर अपने पास उसके पैरामीटर्स अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो वो हमारे पास कहलाएगा कैसा, विषमांगी या इनहोमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग तरह के सिस्टम डिफाइन किए जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई ऊष्मा जो है, ऊष्मा पहला जो अपने पास ऊष्मा को उत्पन्न करने का तरीका है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है या तापांतर है। और दूसरा जो ऊष्मा को उत्पन्न करने का तरीका है वो हमारे पास है कौन सा, कार्य। कार्य करके भी ऊष्मा, मैकेनिकल वर्क, कार्य करके भी ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल कहें कि भाई किसी धातु को या लोहे को यदि हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। या हम कह दें कि आपने हाथों को इस तरीके से रगड़ा, है ना, यूं अगर अपन रब कर रहे हैं हाथों को तो भी हाथ क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, कार्य करके भी ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, इसी तरीके से तापांतर उत्पन्न करके भी ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सी बात आ गई। अब देखो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे किसको, इस तापांतर, है ना, ताप के बारे में अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन किसको, इस मैकेनिकल वर्क को। और फिर हम कहेंगे कि भाई टेम्परेचर को हीट के से कैसे रिलेट करें, या कार्य को ऊष्मा से हम किस तरीके से रिलेट करें। तो एक बार नोट करो। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं कि ऊष्मा तापांतर के कारण, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली अपन बात करेंगे किसके बारे में, ताप के बारे में या टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो देखो दो शब्द हैं, एक तो शब्द है ताप और एक शब्द है ऊष्मा। एक शब्द है टेम्परेचर और एक शब्द है हीट, है ना। एक तो शब्द है टेम्परेचर और एक शब्द है हीट, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं कि अगर तापांतर होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ताप जो है वो किसी भी सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो सिर्फ इसको डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, यानी निकाय का ताप ज़्यादा है, निकाय का ताप कम है, या हम कह दें कि भाई अपने पास कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, सिर्फ इस बात को मेंशन करता है। ऊष्मा है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। यदि दो सिस्टम्स हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर होंगे तब ऊष्मा क्या होगी, उत्पन्न होगी। और ऊष्मा का स्थानांतरण किधर होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जनरल सी बात है। तो ताप और ऊष्मा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ना तो अपन एक दूसरे से उनको कंपेयर कर सकते हैं और ना ही उन दोनों को अपन एक दूसरे के इक्वल बता सकते हैं। यदि किन्हीं दो सिस्टम्स के लिए, यदि कोई दो सिस्टम्स के अगर टेम्परेचर सेम है तो जरूरी नहीं है कि उनमें उनके संगत ऊष्मा का मान भी समान हो। या हम कह दें यदि दो सिस्टम हैं सम ऊष्मीय हैं, है ना, तो ये भी जरूरी नहीं है कि उनका ताप समान हो। तो टेम्परेचर जो है और ऊष्मा जो है दोनों हमारे पास कैसी क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। पैरामीटर्स जो हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं किसी सिस्टम के लिए एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर और एक अपन कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। टेम्परेचर जो है वो कैसा है, स्थूल गुण है। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कहें, जैसे किसी गैस की इंटरनल एनर्जी आप डिफाइन करते हो, U इक्वस टू फॉर्मूला आ गया 3/2 और मैंने फॉर्मूला कह दिया RT, है ना, एक मोल की या एक ग्राम अणु की, है ना, 3/2 RT है। T जो है ये तो पैरामीटर है अपने पास, कैसा पैरामीटर है, एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, सिस्टम का एक स्थूल गुण है। और इंटरनल एनर्जी है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कैसी, एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से रिलेट किया। तो पहली बात तो हम क्या कह दें कि ताप जो है वो सिर्फ किसको बताएगा, किसी भी सिस्टम को, वो गर्म है या ठंडा है, है ना। तो ये
ठीक है, या हम कह दें किसको बताएगा, या तो उसकी हॉटनेस को बताएगा या किसको, उसकी कोल्डनेस को बताएगा। ठीक है, दूसरी बात, ताप जो है वो अपने पास किसी भी सिस्टम का कैसा गुण है, स्थूल, स्थूल यानी कैसी प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना, मैक्रोस्कोपिक गुण है। ठीक है, फिर हम कह दें कि ताप जो है, ताप समान है तो जरूरी नहीं है सिस्टम्स की के संगत ऊष्मा का मान भी समान हो, ऊष्मा समान है तो जरूरी नहीं है उनका ताप भी समान हो। अब कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, ताप की अभिधारणा है ना, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप की अभिधारणा या कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो कहाँ से दिया जाता है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर दिया जाता है कौन से नियम से, सबने पढ़ा है अपन ने, कौन सा नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। तो इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किसको बताता है, ताप को परिभाषित करता है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हम कहें कि भाई एक सिस्टम हमारे पास ए था, दूसरा सिस्टम कौन सा है, दूसरा सिस्टम हमने कह दिया बी है, और हम कह दें कि दोनों सिस्टम हैं वो एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संपर्क में या ऊष्मीय साम्य अवस्था में है ना, तीसरे सिस्टम के साथ। यानी हम कहना चाह रहे हैं ए सिस्टम है, सी के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सिस्टम है वो भी सी के साथ क्या, ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। ऊष्मीय साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ कि दोनों का ताप समान रहे, है ना। इसका मतलब अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या कह सकते हैं, टी ए बराबर होगा किसके, टी सी के बराबर होगा ना। और बी और सी यदि ऊष्मीय साम्य अवस्था में है तो हम क्या लिखेंगे, टी बी बराबर क्या होगा, टी सी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टी सी दोनों के बराबर है तो इसका मतलब टी ए बराबर क्या बन गया, टी बी बन गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आ गई, यदि कोई दो निकाय ए तथा बी, यदि कोई दो निकाय ए तथा बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ, किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं, अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं, तो निकाय ए व बी भी, तो निकाय ए व बी भी परस्पर ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे या उन दोनों का ताप समान होगा। ये कहलाता है कौन सा नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप की अभिधारणा को स्पष्ट करता है या कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, अब ये ताप हमने सबने सुना है, ताप देखो अलग अलग टेम्परेचर स्केल में, अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स में अपन इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कौन कौन सी टेम्परेचर स्केल आती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर हम कहते हैं कौन सी, केल्विन स्केल। एक आती है अपने पास कौन सी, डिग्री रोमर स्केल, और एक आती है कौन सी, डिग्री रैनकाइन स्केल, है ना। ताप को देखो मेजर करने के जो तरीके हैं वो कई तरीके हैं अपने पास, कई स्केल्स हैं। हमने कहा डिग्री सेल्सियस स्केल आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल आ गई, केल्विन स्केल आ गया, डिग्री रोमर, और फिर कौन सा बन गया, डिग्री रैनकाइन स्केल आ गई। देखो चारों जो सारे के सारे ताप पैमाने हैं वो हम कहते हैं, दो बिंदु परिभाषित करते हैं पानी के लिए। एक तो हम कहते हैं कौन सा, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और एक हम कहते हैं गलनांक बिंदु, सॉरी क्वथनांक बिंदु, या हम कहते हैं कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। एक तो हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु के बीच दोनों ताप पैमाने
कार्य करते हैं, तो दोनों ताप पैमाने कार्य करते हैं, तो देखो दोनों के लिए हम कहें इन सारी टेम्परेचर स्केल्स को यदि मैं मेंशन करना चाहूँ तो मैं कह दूँ कि भाई सपोज दैट ये मैंने टेम्परेचर स्केल बना दी है ना। पहली टेम्परेचर स्केल तो बना दी मैंने कौन सी, ये तो बना दी डिग्री सेल्सियस, पहली बना दी डिग्री सेल्सियस बना दी। दूसरी टेम्परेचर स्केल है वो बना दी कौन सी, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तीसरी टेम्परेचर स्केल है वो है केल्विन। ध्यान रखना सबके ऊपर डिग्री का सिंबल लगेगा, केल्विन के ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं लगता। कभी भी केल्विन यदि आप लिख रहे हैं है ना, तो केल्विन जैसे एक जनरल क्वेश्चन भी बनता है कि ताप का ऐसा ही मात्रक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होगी, केल्विन होगी, न कि डिग्री केल्विन, है ना। अगर डिग्री केल्विन और केल्विन अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो हमारा आंसर कौन सा होगा, केल्विन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कहें कौन सी स्केल, डिग्री रोमर स्केल, डिग्री रोमर स्केल आ गई। और फिर हम कह दें कौन सी स्केल आ गई, लास्ट हमने कह दिया डिग्री रैनकाइन, ये लास्ट हमने स्केल कह दिया कौन सा आ गया, डिग्री रैनकाइन, ठीक है। ये जो बिंदु है ये बिंदु कहलाता है कौन सा बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, या कहलाता है हिमांक बिंदु, है ना। ये पॉइंट तो कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये बिंदु कहलाता है कौन सा, क्वथनांक बिंदु, है ना। क्वथनांक बिंदु, ये अपने पास कौन सा पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। डिग्री सेल्सियस स्केल है वो देखो वेरी करती है कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट कहां से कहां तक, डिग्री फ़ारेनहाइट आती है 32 से लेके 212 तक। डिग्री केल्विन 273 से 373। डिग्री रोमर 0 से 80 तक। और डिग्री रैनकाइन ये वेरी करती है 460 से 672 तक, ठीक है। यानी हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु को हम इस तरीके से इन अलग अलग स्केल में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कह दें यदि देखो 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो स्केल है मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इसमें खाने बनाऊं, है ना, डिवाइड करूं इसमें, है ना, 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 केल्विन, 1 डिग्री रोमर या 1 डिग्री रैनकाइन, अगर मैं इसको देखो इस तरीके से डिवाइड करता हूं तो मैं क्या कहूं, अगर मैं इसको 1-1 डिग्री के पार्ट में डिवाइड करूं, 1-1 डिग्री के पार्ट में डिवाइड करूं तो इसका मतलब एक पार्ट किसके बराबर हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हुआ। तो कितने खानों में डिवाइड करना पड़ेगा, 100 खानों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको यदि हम डिवाइड करें 1-1 डिग्री फ़ारेनहाइट के कितने खानों में डिवाइड करना पड़ेगा, 212 माइनस 32 कितने खानों में डिवाइड करेंगे, 180 खानों में डिवाइड करेंगे। अगर केल्विन स्केल को डिवाइड करें 1-1 केल्विन के भाग में, 1-1 केल्विन के भाग में डिवाइड करें तो कितने भागों में, 2 भागों में। इसी तरीके से रोमर स्केल है, रोमर स्केल को यदि हम डिवाइड करें 1-1 डिग्री रोमर के अंदर कितने भागों में डिवाइड होगा, 80 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। और यदि रैनकाइन को कन्वर्ट करूं तो रैनकाइन को कन्वर्ट करूं 1-1 डिग्री रैनकाइन में तो कितने भागों में डिवाइड होगा, 212 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो इसके बीच में संबंध यदि हम लिखें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर और रैनकाइन, कुछ नहीं करना आपको कि सेल्सियस स्केल माइनस लोवेस्ट पॉइंट कितना बना, 0, और कितने भागों में आपने इसको डिवाइड किया, 100 भागों में आपने इसको डिवाइड किया, ये बराबर होगा फ़ारेनहाइट F माइनस लोवेस्ट पॉइंट कितना है 32, कितने भागों में डिवाइड किया, 180 भागों में अपन इसको डिवाइड किया। इसी तरीके से केल्विन K आ गया माइनस लोवेस्ट पॉइंट 273, कितने भागों में डिवाइड किया, 100 भागों में। क्या रोमर लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 0, R माइनस 0/80। और रैनकाइन के लिए लिखूं तो रैनकाइन आ गया माइनस में कितना आ गया, 460, कितने भागों में डिवाइड किया, 212 भागों में डिवाइड किया हमने ना। इस पूरे में से हम क्या करें, कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लें,
कितना बना, देखो 20 अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना बना, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 273/5, है ना, 20 कॉमन निकाल रहे हैं बट, है ना, ये कितना बन गया, इक्वल्स टू आ गया R/4, और ये आ गया रेनकाइन, आ गया अपने पास रेनकाइन माइनस 460/20 हमने कॉमन निकाला तो इसको क्या लिख दें, 10.6। तो ये हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स के बीच में कन्वर्जन आ गया ना। इस तरीके से अपन सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। किसी भी स्केल के बीच में हम इंटरनल कन्वर्जन कर सकते हैं ना। तो यहाँ से ये कन्वर्जन फैक्टर है वो कैसा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि परिवर्तन की बात करें यानी हम कह दें कि भाई सपोज दैट किसी वस्तु का ताप 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने पर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना परिवर्तन होगा, है ना। ये अगर हम परिवर्तन की बात करें तो देखिए यही फॉर्मूला है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है। अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं हम परिवर्तन की, है ना, चेंज निकालें तो चेंज का फॉर्मूला देखो सेम ऐसा ही बन जाएगा, del C/5 इक्वल्स टू, इसको सिर्फ आप ऐसा लिख दो, del F/9 इक्वल्स टू del K/5 इक्वल्स टू del R/4 और इक्वल्स टू del रेनकाइन अपॉन में कितना आ गया, 10.6 आ गया। अगर परिवर्तन निकाल रहे हैं तो सिंपल परिवर्तन हम कुछ इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम कह दें, देखो जनरल से हम कह दें कि छोटे छोटे सवाल आते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई किस ताप पर, है ना, छोटा सा सवाल है, जैसे ये हर जनरल साइंस में एग्जाम जिसमें जनरल साइंस आती है उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। सबको पता भी अपने को कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने समान होंगे, है ना, समान होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, C/5 इक्वल्स टू है F माइनस 32/9। कुछ नहीं करना, C की जगह क्या कर दो या F की जगह क्या कर दो, F रख दो, तो सॉल्व करोगे तो C/5 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, C माइनस 32/9। सॉल्व कर सकते हैं इसको, सॉल्व करें तो ये मान कितना आता है, -40 डिग्री आता है ना, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड कहें चाहे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ताप पैमाने कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा सवाल और बना दूं, जैसे मैंने कह दिया कि भाई क्वेश्चन कह दिया कि भाई फ़ारेनहाइट के अंदर सपोज दैट मैंने 18 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने परिवर्तन कर दिया, है ना, इतना हमने चेंज कर दिया किसी वस्तु के ताप में, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट की हमने वृद्धि कर दी, परिवर्तन कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, तो डिग्री सेल्सियस में कितनी वृद्धि होगी, है ना। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, देखो del C/5 इक्वल्स टू क्या लिखा, del F अपॉन में कितना है, 9। इसका मतलब del C का मान कितना बना, देखो यहाँ से del C इक्वल्स टू आ गया 5/9 और del F का मान कितना है, 18। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज होगा। सीधी सी बात है। तो परिवर्तन निकालने हैं तो नीचे वाले फैक्टर ये ध्यान रखने हैं ना, ये काम में आएंगे, है ना। ऊपर वाले फैक्टर में सिर्फ डेल्टा C लिख दो, डेल्टा F लिख दो, डेल्टा K, डेल्टा R और डेल्टा रेनकाइन, है ना। सिंपल सी बात हमें अपने को यही लिखनी है, ठीक है। तो अगर परिवर्तन दे रखा है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। अब देखो जैसे मैं कह दूं कि किसी वस्तु का ताप सपोज दैट पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो कितना बनता है, 273 जोड़ दें, कितना बना, 300 केल्विन।
अब मैंने उसका ताप कितना कर दिया, 28 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो उसका टेम्परेचर देखो केल्विन में कितना बना, 301 केल्विन। यानी अगर परिवर्तन निकाल रहे हो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में, देखो बराबर रखो इसको, डेल सी अपॉन 5 इक्वस टू डेल के अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, डेल सी बराबर डेल के बनेगा। मतलब ये हुआ कि आपने परिवर्तन किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ जो चेंज आया वो कितना आया, 1 केल्विन आया, है ना। तो हम कहें किसी भी वस्तु का ताप, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं चाहे 1 केल्विन बढ़ाएं, है ना, परिवर्तन देखो सेम है ना। परिवर्तन कैसा है, परिवर्तन है डेल्टा सी अपॉन 5 इक्वल्स टू डेल के अपॉन 5। सॉल्व करें, दैट मीन्स डेल सी इक्वल्स टू कितना बना, डेल के बराबर बना, है ना। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं या 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं, डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाएं चाहे डिग्री केल्विन में बढ़ाएं, कोई भी अंतर नहीं है। यानी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिख रखा है कि ताप को 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया, तो तापांतर का मान चाहे आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड कहें चाहे आप 20 केल्विन कहें, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कहलाते हैं क्या, ताप पैमाने कहलाते हैं। नोट करो एक बार। ठीक है, अब देखो ये तो हमने बात की ताप के बारे में, है ना, टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊष्मा के बारे में, है ना। ऊष्मा जो है का पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो था वो यही था कि भाई ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है ना। यदि किसी भी सिस्टम को अमाउंट ऑफ हीट अगर दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है ना, यानी हम कहें किसी भी चीज़ को यदि आप गर्म करोगे, यदि आप उसको ऊष्मा दोगे तो उसके ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऊष्मा ली जाए तो ताप में क्या होती है, कमी होती है ना। तो ऊष्मा हमने कहा कि भाई पहली बात तो आ गई तापांतर के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, ठीक है। फिर देखो इसी ऊष्मा के अंदर छोटी छोटी अपने वहां से डेफिनेशन आती हैं। पहली बात अपन ने कह दी कि भाई किसी भी निकाय को यदि आप ऊष्मा दे रहे हैं, अगर निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तो निकाय का ताप सिस्टम का टेम्परेचर, निकाय का ताप सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इसी तरीके से किसी सिस्टम से ऊष्मा लेने पर अगर आप उससे अमाउंट ऑफ हीट अगर आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में निकाय का ताप क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं, 3 परिभाषाएं आती हैं। एक तो परिभाषा आती है ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी। दूसरी परिभाषा आती है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, और तीसरी परिभाषा आती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा या मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो देखो विशिष्ट ऊष्मा की जो परिभाषा हम कहते हैं, किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा का मान या उससे ली गई ऊष्मा का मान 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, ठीक है, और एक निर्भर करता है उसके तापांतर पर, यानी उसके ताप में कितनी वृद्धि हुई। जितनी ज्यादा ऊष्मा देंगे ताप में वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी ऊष्मा उससे लेंगे ताप में कमी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम समानुपाती का निशान हटाएं तो देखो एक फॉर्मूला आता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू रिलेशन आता है एम एस डेल टी, ठीक है। तो मैंने 3 शब्द काम में लिए। एक तो शब्द काम में लिया देखो मैंने हीट कैपेसिटी, एक तो शब्द काम में लिया हीट कैपेसिटी, या हमने कहा शब्द अपन ने कहा क्या, ऊष्माधारिता, ठीक है। दूसरा शब्द हमने काम में लिया स्पेसिफिक हीट, या हमने कहा क्या, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। और अगला शब्द हमने काम में लिया
मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो देखो सीधी सी परिभाषा है, यहां से अगर मैं S का मान लिखूं तो S बराबर क्या लिख सकता हूं, देखो डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, यानी S की परिभाषा आ गई विशिष्ट ऊष्मा, S की परिभाषा आ गई डेल्टा Q अपॉन में आ गया M और इनटू में आ गया डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, डेल्टा T है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यानी क्या है, ताप में जो परिवर्तन किया है ना, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। M जो है वो क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास आ गई। अब देखो यहां से अगर मैं कह दूं M बराबर अगर यूनिट है, एक है, 1 ग्राम ले लें अपन, डेल्टा T बराबर अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं, तो इसका मतलब S का मान कितना हो गया, डेल्टा Q के बराबर हो गया, है ना। तो देखो तीन जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं कैसे आती हैं, हम कहते हैं किसी भी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, है ना, किसी भी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्मा धारिता कहलाएगी। तो मात्रक कितना आ गया, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, है ना, ग्राम का कोई मतलब नहीं है यहाँ, है ना। हमने कहा संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, ऊष्मा धारिता कहलाएगी, है ना। मात्रक कितना हो गया, मात्रक हो गया इसका कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात आती है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमने क्या कहा कि भाई किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो मात्रक जो है, मात्रक देखो कितना बन गया, मात्रक इसका आ जाएगा किसका, विशिष्ट ऊष्मा का, है ना। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होगा कैलोरी प्रति ग्राम, और इनटू में कितना आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ठीक है ना। तो किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, ऊष्मा धारिता कहलाएगी, है ना। इसी तरीके से एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विशिष्ट ऊष्मा। और किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, है ना। 1 ग्राम और 1 मोल दोनों में फर्क है ना। जैसे हम एग्जाम्पल कहें कि जैसे मैंने कह दिया ट्वाइस He4 है ना, ये हमने हीलियम कह दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हीलियम के 4 ग्राम मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मोल बनाएंगे, है ना। 4 ग्राम मिलकर 1 मोल बनाएंगे, यानी 1 ग्राम में कितने मोल हो गए, 1 ग्राम में हो गए कितने मोल, 1/4 मोल हो गए, है ना। जैसे मैं कह दूं सपोज दैट ऐसी इक्वेशन दे रखी है अपने पास, PV इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, RT, यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया 4PV, 4PV बराबर RT। इसका मतलब क्या बना देखो, PV बराबर क्या हुआ, म्यू RT, यही होती है अपने पास गैस की इक्वेशन। और म्यू क्या कहलाती है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हुआ, दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं तो PV इक्वल्स टू क्या बना, है ना, डिवाइड हो जाएगा ये 1/4, और इनटू में कितना आ गया RT, यानी म्यू इक्वल्स टू कितना बना, 1/4 मोल आ गया। 1/4 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम हो गया। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये इक्वेशन कहलाएगी 1 ग्राम हीलियम की अवस्था समीकरण, है ना। 1 ग्राम हीलियम की अवस्था समीकरण कहलाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम ग्राम और मोल को अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्मीय धारिता कहलाएगी। एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। और हम कहते हैं 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, तो S बराबर आ गया डेल्टा Q अपॉन में आ गया डेल्टा T। अगर हम कहें देखो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, अगर S हम लिखते हैं, एक तो लिखे अपन किसके लिए, पानी के लिए, ठीक है, और एक लिखे हैं अपन किसके लिए, बर्फ के लिए, है ना, ये याद होनी चाहिए अपने को। और एक S लिखे हैं अपन किसके लिए, भाप के लिए। पानी के लिए इसका जो मान है ये हमें याद होनी चाहिए,
1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बर्फ के लिए इसका मान होता है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और भाप के लिए इसका मान होता है 0.47 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों अपने बार बार काम में आते हैं, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ये अपने को बार बार काम में लेने हैं, है ना। यानी पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, 1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो बात आती है, देखो विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ जिस भी पदार्थ को हम ऊष्मा दे रहे हैं उसका फेज चेंज नहीं हो रहा, यानी वो या तो सॉलिड से सॉलिड में है, या फिर लिक्विड से लिक्विड में है, या फिर गैसियस से किस में है, गैसियस स्टेट में। और यदि फेज चेंज होता है, अगर फेज चेंज होता है तो हमारे पास दूसरी ऊष्मा काम में आती है। वो दूसरी ऊष्मा क्या कहलाती है ना। इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, अब यदि हम कह दें फेज चेंज करने की यदि हम बात कर रहे हैं तो हम विशिष्ट ऊष्मा कह देंगे, सॉरी दूसरी हम ऊष्मा पढ़ेंगे जिसका नाम क्या आ गया, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कह दें, या हम कह दें कौन सी हीट कह दी हमने, लेटेंट हीट कह दी, है ना। जैसे एस है, ये तो कहलाती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। हमने कहा कि डेल्टा टी बराबर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, एम इक्वस टू अगर 1 ग्राम है, एस का जो मान है वो बराबर हो गया किसके, डेल क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यदि फेज चेंज हो रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कहें, देखो उस कंडीशन में अपन कहते हैं कि भाई दी गई ऊष्मा का जो मान है, दी गई ऊष्मा का मान या ग्रहण की गई ऊष्मा का मान द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और समानुपाती का निशान हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है डेल्टा क्यू इक्वस टू फॉर्मूला आता है अपने पास एम इंटू एल, या एल इक्वस टू फॉर्मूला कितना बना, डेल क्यू आ गया और अपॉन में आ गया एम के बराबर। और एम इक्वस टू यदि हम कह दें यूनिट है, वही 1 ग्राम की हम बात कर दें, है ना। एम यदि अपने पास 1 ग्राम है तो एल का मान कितना आ गया, डेल्टा क्यू आ गया, है ना। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, परिभाषा आती है क्या, कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान कौन सी कंडीशन में, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कौन सी कंडीशन में, नियत ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। एकांक द्रव्यमान का की अवस्था परिवर्तित करने हेतु, अवस्था परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा, है ना, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर जो ऊष्मा होगी वो ऊष्मा हमारे पास कौन सी ऊष्मा कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, है ना, या लेटेंट हीट कहलाएगी। ठीक है ना। यानी अब हम कह रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो दोनों प्रक्रम जो होंगे, है ना, सॉलिड से लिक्विड में जाना या लिक्विड से गैस में जाना, फेज चेंज हो रहा है, तो दोनों प्रक्रम अपने पास, जैसे मैं कहूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बदलेगी किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलेगी, तो ये कैसा प्रक्रम होगा, समतापी प्रक्रम होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं, फेज चेंज जिसमें हो रहा है, अवस्था परिवर्तन है, वो प्रक्रम कैसे होते हैं, समतापी भी होते हैं और उसके साथ समदाबी भी होते हैं, है ना। आइसोथर्मल भी होते हैं और कैसे, आइसोबारिक भी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, अवस्था परिवर्तन जितने भी हैं वो सारे के सारे समतापी तथा समदाबी होते हैं ना। तो हमने कहा एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। दो चीजें हमने याद रखनी है, यदि अपन कहते हैं बर्फ है वो मेल्ट हो रही है ना, पिघल रही है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा, और यदि पानी जो है वो अपने पास किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है ना, वेपराइज हो रहा है, तो मेल्टिंग के लिए अपन कह दें, और दूसरा हम कह दें किसके लिए, वेपराइजेशन के लिए हम कह दें। तो मेल्टिंग के लिए, गलन के लिए इसकी ऊष्मा का मान, गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम,
और वाष्पन के लिए इसका मान होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 536, 536 है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 536, लेकिन रनिंग वे में न्यूमेरिकल्स में अपन जो काम में लेते हैं वो अपने पास कितनी दी होती है, लगभग 540। अब कैलोरी है तो जूल पर केजी में कन्वर्ट करना है, जूल पर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, एक कैलोरी में कितने जूल, 4.2 जूल, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और ग्राम को क्या कर दें, किलोग्राम में करें तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम, तो 80 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 कितना बन गया, जूल पर केजी बन गया, है ना। तो इंटू 10⁻³ को आप क्या लिख सकते हो, किलो जूल भी लिख सकते हो, है ना, तो इसको हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये तो कहलाती है गलन की गुप्त ऊष्मा और ये कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें हमने दो ही बातें काम की पढ़ी, एक तो क्या पढ़ा, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। इसी तरीके से एकांक द्रव्यमान की नियत ताप पर अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, है ना, नोट करो। ठीक है, अब देखो हम कहें कि गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट हमने कही कि भाई नियत ताप पर हमें परिभाषित करनी है ना, नियत ताप पर परिभाषित करनी है। तो अगर मैं ताप और ऊष्मा के बीच में यदि मैं ग्राफ बना दूं, है ना, तो देखो वो ग्राफ किस तरीके से होगा, है ना, उस ग्राफ को हम इंटरप्रेट करते हैं। जैसे ये हमने कह दिया कि एक तरफ तो ले लिया हमने ताप और एक तरफ ले ली ऊष्मा, इधर तो ले लिया हमने टेम्परेचर और इधर ले ली हमने ऊष्मा। ठीक है, अब हम कहें कि हमने ऊष्मा दे रहे हैं तो ताप के मान में वृद्धि होगी, फिर वृद्धि होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि सॉलिड बदल जाएगा किसमें, लिक्विड में। सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। फिर दोबारा आपने लिक्विड को और आपने गर्म किया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, और ऊष्मा दी, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसके बाद लिक्विड बदल गया किसमें, वेपर में। वेपर में बदलने के बाद फिर उसका टेम्परेचर आप और बढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब देखो, जैसे मैं अगर बर्फ़ की बात कर रहा हूँ तो पहले सॉलिड था, सॉलिड से गया किसमें, लिक्विड में। ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, ये अमाउंट ऑफ हीट अपने पास कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम। यही कहा ना अपन ने, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ अपने पास ये लिक्विड से जा रहा है कौन से फेज में, वेपर फेज में जा रहा है ना, लिक्विड से जा रहा है वेपर फेज में जा रहा है। लिक्विड से अगर वेपर फेज में जाएगा तो ये अमाउंट ऑफ हीट है, ये अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी, 540 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ जो अवस्था है ये अवस्था है कौन सी, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये जो अवस्था है ये अवस्था होगी कौन सी, द्रव अवस्था, और ये जो अवस्था है ये अवस्था होगी कौन सी, वाष्प अवस्था। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर 3 सवाल छोटे छोटे बनते हैं। पहला क्वेश्चन अपन कहते हैं कि ये एंगल सपोज दैट कितना है, अल्फा है, ये एंगल जो है ये एंगल है हमारे पास कितना, बीटा है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है तो अपने पास कितना है, गामा है। यानी ग्राफ के स्लोप से हम इसको रिलेट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अल्फा की वैल्यू हमेशा बीटा से बड़ी होगी और बीटा की वैल्यू ये बड़ी होगी किससे, गामा से बड़ी होगी। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये जो कंडीशन थी अपन ने फॉर्मूला लिखा डेल्टा क्यू बराबर एम एस और कितना लिखा, डेल टी, ये लिखा ना अपन ने। तो इसका मतलब देखो एस का जो मान है, एस का मान कितना बना, एस का मान आ गया कितना, लिखे अपन इसको, एस की वैल्यू आ गई डेल्टा क्यू और अपॉन में आ गई एम और इंटू डेल्टा टी। ठीक है, या ये कितना बना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन में आ गया एम और इसको लिख दिया अपन ने डेल्टा टी अपॉन में आ गया डेल क्यू। इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन किसी भी ग्राफ का स्लोप आप निकालते तो क्या निकालते हो, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, टेन ऑफ थीटा से। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं टेन ऑफ थीटा से, हम कहें कि अगर ऐसा हमारे पास ग्राफ है, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो हम कहें कि देखो यूं परपेंडिकुलर डालोगे, ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या बना, परपेंडिकुलर बना, लंब बना,
90 डिग्री सामने वाला क्या बना, कर्ण बना, बच गया, वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो टेन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, टेन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो अपन क्या करें, देखो इस ग्राफ के लिए स्लोप निकालने के लिए अगर मैं 2 पॉइंट ऐसे बता दूं, है ना, ये जैसे मैंने 2 पॉइंट कह दिए, है ना, एक तो पॉइंट ये कह दिया और एक पॉइंट ये कह दिया, ये पॉइंट तो आ गया x1, ये पॉइंट आ गया x2, ये पॉइंट आ गया y1 और ये पॉइंट आ गया y2। तो टेन ऑफ थीटा यदि मैं निकालता हूं तो टेन ऑफ थीटा मैं क्या कह सकता हूं, स्लोप निकालना है, यानी वही बात y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो स्लोप कितना बनेगा, देखो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू का मतलब कितना बना, m आ गया, और ये मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यू आई ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी स्लोप बन गया। तो मतलब हुआ स्लोप कह दें या विशिष्ट ऊष्मा में क्या कह दूं, s इक्वल टू फॉर्मूला आ गया m और कितना बन गया, टेन आ गया, और कितना बन गया, मैं यहाँ लिख दूं थीटा लिख देता हूँ, थीटा में भी अल्फा हो सकता है, थीटा में भी बीटा हो सकता है, थीटा क्या हो सकता है, गामा भी हो सकता है। अब देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, टेन जीरो का मान 0, है ना, टेन 45 का मान कितना हुआ 1, टेन 90 डिग्री का मान कितना हुआ, साइन 90 अपॉन कोस 90 कितना बन गया, इनफाइनाइट। यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे टेन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हमने कहा अल्फा की वैल्यू फिर बीटा है और फिर गामा है, सबसे ज़्यादा मान किसका है, अल्फा का है। तो अल्फा का मान ज़्यादा तो उसके लिए टेन थीटा का मान ज़्यादा होगा, टेन थीटा का मान ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसके लिए एस का मान क्या होगा, कम होगा, है ना। एस की डिपेंडेंस है थीटा के ऊपर, तो इसका मतलब जैसे जैसे थीटा यानी अल्फा का मान ज़्यादा है बीटा से, बीटा का मान ज़्यादा है गामा से, दैट मीन्स टेन अल्फा का मान टेन बीटा से ज़्यादा होगा और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, टेन ऑफ गामा से, है ना। तो जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए एस का मान सबसे कम होगा। तो हमने क्या कहा, अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ ज़्यादा है दैट मीन्स टेन ऑफ अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, टेन ऑफ अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है तो एस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब एस का जो मान है वो सबसे कम तो होगा किसके लिए, सॉलिड के लिए, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस आएगा किसके लिए, द्रव के लिए, और सबसे कम जो होगा वो किसके लिए होगा, वाष्प के लिए होगा। ये अपने पास इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ग्राफ बनाओ। ठीक है, अब देखो यदि हम इसके कोई एग्जाम्पल लें कि भाई किस तरीके से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप इन चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे, है ना, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, है ना। जैसे मैं कोई क्वेश्चन बना दूं छोटा सा, सवाल कह दूं मैं कि भाई कोई प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, उसमें फेज भी चेंज हो रहा हो और उसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो, है ना। जैसे मैं जनरल सा एग्जांपल कह दूं, क्वेश्चन कह दिया अपन ने, क्वेश्चन कह दिया जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम बर्फ को, ठीक है, 1 ग्राम बर्फ को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, वाष्प में, परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करो, आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करो। ठीक है, अब बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर हम कहते हैं भाई कितना आ गया, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है, बर्फ है। ठीक है, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वाष्प में, तो वाष्प में कन्वर्ट होगी किसके ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। यानी हमें कन्वर्ट करना है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बर्फ से जाना है हमें कहाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में। एक केस हुआ। अब पहले बर्फ से क्या बनेगा, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ से पहले तो बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनेगा ना, नियत आयतन पर अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा के ले जाओगे कहाँ तक,
100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दोबारा अवस्था परिवर्तन है, वो भी नियत ताप पर होना चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है वो कन्वर्ट होगा किसमें? वाष्प में। ठीक है, तो इस प्रोसेस में अगर बर्फ से पानी बन रहा है तो हमें क्या चाहिए? गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है या लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यदि पानी से पानी इस फेज में आप जा रहे हो तो कौन सी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? देखो, तो उस कंडीशन में ऊष्मा चाहिए अपने को कौन सी? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, फिर पानी से फिर वाष्प बन रहा है, फिर फेज चेंज हो रहा है, तो हमें कौन सी ऊष्मा चाहिए? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी। अब कुल ऊष्मा हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखो कुल ऊष्मा, देखो ये फॉर्मूला क्या था? एम एस और कितना था? डेल टी, है ना? डेल टी स्मॉल में या कैपिटल में जो भी हमने लिखा हो। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला कितना था? एम इंटू एल। ठीक है, फिर गुप्त ऊष्मा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा का तो फॉर्मूला हो गया एम इंटू एल। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला हो गया एम एस और कितना बना? डेल टी। और गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला दोबारा कितना बन गया? एम इंटू एल बन गया। अब सबसे पहले केस में क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले केस में हो रहा है बर्फ से पानी बन रहा है, यानी कौन सी गुप्त ऊष्मा काम में आएगी? गलन की गुप्त ऊष्मा काम में आएगी। ठीक है, फिर पानी से वाष्प बन रहा है तो कौन सी ऊष्मा काम में आएगी? वाष्पन की ऊष्मा काम में आएगी। पानी है तो यहाँ अपने पास को किसकी विशेष ऊष्मा काम में आएगी? पानी की विशेष ऊष्मा काम में आएगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट यदि मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर दूं? इन सबको ऐड कर दूं। इन सबको ऐड कर दूं तो 1 ग्राम है तो ये कितना बना? 8 इंटू 80, 1 इंटू 80 कैलोरी। ठीक है, प्लस m है 1, s का मान पानी के लिए कितना होता है? 1। टेम्परेचर कितना किया आपने? T2 माइनस T1, 100 माइनस 0 आ गया। इसी तरीके से प्लस 1 आ गया, और लेटेंट हीट ये अपने पास कितनी है? 540 कैलोरी पर ग्राम था। तो रिजल्ट कितना बना? देखो रिजल्ट आ गया 80 प्लस 100 प्लस 540, तो कितना बन गया? 640 प्लस 80, कितना आ गया? आंसर आ गया 720 कैलोरी आ गया। तो 1 ग्राम बर्फ को वाष्प में रूपांतरित करने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? 720 कैलोरी चाहिए। और जूल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 4.18 या 4.2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं, अगर मैं कहता कि भाई -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, -10 डिग्री की सेंटीग्रेड की बर्फ है, इसको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में कन्वर्ट करना है ना? कन्वर्ट करना है हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में। तो देखो पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ कन्वर्ट होगी किसमें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी कन्वर्ट होगा किसमें? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है वो कन्वर्ट होगा किसमें? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में। आ रही है बात, है ना? यानी कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, जहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वहां तो आपको काम में लेनी है विशिष्ट ऊष्मा, और जहां फेज चेंज हो रहा है वहां काम में लेनी है आपको गुप्त ऊष्मा। इसका मतलब बर्फ से बर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ जो ऊष्मा काम में आएगी वो कौन सी काम में आएगी? स्पेसिफिक हीट काम में आएगी या विशिष्ट ऊष्मा काम में आएगी। ठीक है, बर्फ से पानी बन रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में जो ऊष्मा काम में आएगी कौन सी काम में आएगी? गुप्त ऊष्मा काम में आएगी। पानी से यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो दोबारा कौन सी ऊष्मा काम में आएगी? स्पेसिफिक हीट काम में आएगी या विशिष्ट ऊष्मा काम में आएगी। और हम कह दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प बना दी तो ऊष्मा जो काम में आएगी कौन सी काम में आएगी? गुप्त ऊष्मा काम आएगी। तो ये हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस है फेज चेंज करने के लिए, और दूसरा हम कह दें किसके लिए? टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करने के लिए। तो ध्यान रखना, अगर एक ही फेज की बात कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात कर रहे हो तो हमें यूज लेनी है स्पेसिफिक हीट। पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? बर्फ यदि पिघल रही है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम
और इसी तरीके से अगर पानी से भाप बन रही है तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 540 कैलोरी पर ग्राम आएगी। नोट करो। ठीक है, अब देखो इसी चीज को, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा को यदि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा संरक्षण से यदि हम रिलेट करें तो देखो हम इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे, है ना। हमने जूल का नियम पढ़ा था। जूल का नियम हमने कहा कि भाई वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट, है ना, प्रोपोर्शनल टू एच। तो यदि हम कह दें कि ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में रूपांतरित हो रहा है, देखो फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू फॉर्मूला था J और इनटू में कितना आ गया H, या H इक्वल टू फॉर्मूला कितना बना, W अपॉन में आ गया J, है ना। हम कहते हैं ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में रूपांतरित हो या कार्य का कुछ भाग ऊष्मा में रूपांतरित हो। मैं कह दूं कि सपोज दैट x% चेंज हो रहा है, तो मैं कह दूं कि यदि ऊष्मा का x% भाग किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्य में, है ना, x% भाग कार्य में रूपांतरित होता है। ठीक है, कार्य में रूपांतरित होता है, या मैं कह दूं कि कार्य का x% भाग, कार्य का x% भाग किसमें कन्वर्ट हुआ, ऊष्मा में रूपांतरित होता है, ऊष्मा में रूपांतरित होता है। ठीक है, तो देखो आप ये फॉर्मूले किस तरीके से लगाओगे। हमने कहा कि अगर ऊष्मा का x% है तो फॉर्मूला कितना बनेगा, J आएगा और इंटू में कितना आ गया, H का x% आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कार्य का है तो वो अगर कन्वर्ट हो रहा तो क्या लिखें, W अपॉन J, और W का कितना आ गया, x% आ गया। सीधी सी बात है। जैसे मैं देखो इसका एग्जाम्पल बताऊं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, यदि पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर दे, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इसके ताप में वृद्धि कितनी होगी, तो इसके ताप में वृद्धि ये हमें ज्ञात करनी है, उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब देखो अर्थ यदि रोटेट कर रही है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कौन से फॉर्मेट में है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में है। रुक जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो, है ना, टेम्परेचर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, यानी ऊर्जा की हानि हो रही है। इसका मतलब मैं क्या कह दूं, फॉर्मूला क्या है, देखो कि अमाउंट ऑफ हीट, अब क्या है कि भाई अपने पास ऊर्जा का कुछ भाग, 100% भाग है इस केस में, कुछ भाग भी कन्वर्ट हो सकता है। मैं कहता कि भाई 40% जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो यदि ऊष्मा में रूपांतरित हो जाए, है ना, तो हम कहते देखो क्या कहते हैं कि H बराबर, ये तो ऊष्मा तो कितनी बनी, MS, और कितना बना, डेल्टा टी, या मैं इसको लिख दूं अमाउंट ऑफ हीट का जो मान है, H का मान है वो देखो कितना बना, K लिख दिया मैंने, K लिख दें चाहे X लिख दें, वो फैक्टर है जितना भाग क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मैं कह दूं 1/3 भाग कन्वर्ट हो रहा है, आधा भाग कन्वर्ट हो रहा है ना, और किसका फॉर्मूला कितना बना, 1/2 और I ओमेगा स्क्वायर। अर्थ जो है I क्या कहलाता है, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थ को हमेशा माना जाता है एक सॉलिड स्फीयर की तरह माना जाता है, एक ठोस गोले की तरह माना जाता है। तो यदि हम इसके लिए फॉर्मूला निकालना चाहें, ms डेल्टा टी इक्वल्स टू के अपॉन जे, और कितना बन गया 1/2, I का मान आ गया 2/5 mr स्क्वायर, और इंटू में आ गया ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब डेल्टा टी पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला कितना बना के, और कितना बन गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आ गया 5J और S। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से अगर ऊष्मा में रूपांतरण है तो K का मान कितना बनेगा, 1 बनेगा, है ना। अगर पूरी की पूरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हीट में कन्वर्ट हो रही है तो K का मान 1 बनेगा, है ना, अगर पूर्ण रूप से रूपांतरण हो।
अगर पूर्ण रूपांतरण है ना, जैसे अपने इस केस में पृथ्वी घूर्णन रुक जाए का इसका मतलब पूरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस में जा रही है, ऊष्मा के रूप में जा रही है। पूर्ण रूपांतरण हो, और अगर आंशिक रूपांतरण है, फ्रैक्शनल है ना, आंशिक यानी कोई अंश भी हो सकता है ना, कोई अंश भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में k का मान कितना बनेगा, k का मान कितना बनेगा, 0 लेस देन k लेस देन 1 बन गया, k का मान 1 से छोटा बन गया। तो पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो उसके ताप में वृद्धि हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यही केस अपन कहते हैं कि यदि एक बंदूक की गोली है ना, बंदूक की गोली किसी लक्ष्य से टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा का 40% भाग खो देती है, 40% भाग खो देती है तो गोली के ताप में वृद्धि ज्ञात करो। गोली के ताप में वृद्धि होगी, कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है ना। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या है देखो, H बराबर K/J। अब 1/2 I ओमेगा स्क्वायर की कितना आ जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर आ गया, और K का मान कितना है 40% यानी 40/10 है ना। तो फॉर्मूला कितना बना, फॉर्मूला बना देखो ms डेल टी इक्वल्स टू K का मान कितना प्रतिशत भाग, 40% भाग, यानी 40 बटे कितना आ गया 100, और गुणा में कितना बना अपॉन J, यानी क्या लिख दूं मैं, ऐसा लिख दूं, अंदर कितना बन गया अपॉन J है, तो J का मान लिख दिया मैंने mv स्क्वायर, अपॉन में कितना बना 2 और J। गतिज ऊर्जा का 40% भाग किसमें कन्वर्ट हो गया, ऊष्मा में कन्वर्ट हो गया, तो m से m कैंसिल कर दें, ये कितना बन गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4/10 कितना 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब गोली के ताप में जो वृद्धि होगी डेल टी का मान वो कितना बनेगा, फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर अपॉन 5js, ये गोली के ताप में वृद्धि होगी है ना। दोनों केस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि हम कहते हैं कि झरना है, झरने का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि भाई झरना है, h ऊंचाई से गिर रहा है, गिरने के कारण पृथ्वी से टकराने के कारण उसके यदि हम कहते हैं पानी के ताप में वृद्धि हो रही है, तो ताप में वृद्धि कैसे निकालेंगे, सेम यही केस देखो आप इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। यदि कोई झरना कहां से h ऊंचाई से गिरता है, h ऊंचाई से गिरता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान वही बात H बराबर K/J, ऊर्जा का कुछ भाग यदि ऊष्मा में रूपांतरित हो रहा है तो कितना भाग, H बराबर, ये फॉर्मूला बन गया। ताप में वृद्धि कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कहते हैं ms डेल्टा T बराबर, वही फॉर्मूला लगाकर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम कहें, जैसे आपने गोली का एग्जाम्पल कहा, अपन कहते हैं टक्कर के कारण, यदि टक्कर के कारण गोली पिघल जाती है, गोली पिघल जाती है, अब देखो क्या होगा, गोली पिघल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसका ताप बढ़ेगा, बढ़ने के बाद वो सॉलिड से कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी दोनों ऊष्माएं काम में आएंगी, दोनों ऊष्माएं काम में आएंगी मतलब ms डेल्टा T भी काम में आएगा और ml भी काम में आएगा, और इसका जो मान है वो किसके बराबर आएगा, फॉर्मूला जो है गतिज ऊर्जा 1/J, और कितना बन गया 1/2 mv स्क्वायर आ गया, यानी उसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी, ऊष्मा में। गोली पिघल रही है यानी उसका ताप भी बढ़ेगा, और क्या पिघल रही है यानी उसकी अवस्था भी चेंज हो रही है, तो गुप्त ऊष्मा भी यहाँ काम में आएगी। तो ये तो देखो एग्जाम्पल हुआ, ये जो हमने बात की ये तो एग्जाम्पल हुआ कितना कि ऊष्मा किस तरीके से रूपांतरित होगी, यानी कार्य का कितना प्रतिशत भाग अगर कन्वर्ट हो रहा है ना, ऊर्जा का इतना भाग कन्वर्ट हो रहा है, गतिज ऊर्जा का कितना भाग 40% भाग ऊष्मा में रूपांतरित हो रहा है,
झरना h ऊंचाई से गिर रहा है तो हम कहते हैं ऊष्मा तापांतर निकाल सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से इस गोली के लिए भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल यदि हम करना चाहें, हम कहते हैं कि ऊष्मा का x% हो तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार नोट करो। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, है ना, ऊष्मा का x% भाग यदि कार्य में रूपांतरित हो तो हम क्या करें, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें हम इसका, हम कह दें कि भाई सपोज दैट किसी व्यक्ति ने खाना खाया और उसने 1000 कैलोरी ग्रहण की, है ना, उसने 1000 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करी, है ना। तो हम क्या कहें, देखो इस कंडीशन में जैसे हमने क्वेश्चन कह दिया कि भाई कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने भोजन द्वारा 1000 कैलोरी ग्रहण की, है ना, और मैं कह दूं यदि उसकी दक्षता 50% हो, 50% हो तो वह कितनी ऊंचाई तक कूद पाएगा, यानी कितनी ऊंची छलांग वो लगा सकता है ना, कितना वो जंप कर सकता है। तो सीधी सी बात है, यहां देखो क्या बना, W इक्वल टू फॉर्मूला कितना है, J है और H का x% है ना, H का x%, तो दक्षता यानी अपने पास जो ऊर्जा उसने ग्रहण की उसका कितना भाग काम में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितना भाग काम में आ रहा है, 50% भाग काम में आ रहा है। कितनी ऊंचाई तक, तो ऊंचाई तक जाना है तो कार्य क्या चाहिए, mgh की आवश्यकता होगी, बराबर कितना बना, J और h का मान हम कहते हैं कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1000 कैलोरी और x% यानी कितना प्रतिशत आ गया, 50% आ गया। ठीक है, यहाँ m की आवश्यकता और होगी, तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और इंटरप्रेट कर दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कह दें, जैसे हमने कह दिया 50 किलोग्राम का व्यक्ति, है ना, 50 किलोग्राम के व्यक्ति ने भोजन द्वारा 1000 कैलोरी ग्रहण की, 50% दक्षता हो तो वह कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है। तो सीधी सी बात है, हमें मान निकालना है किसका, h का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो h का मान कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना बना, h का मान आ गया यहाँ से, ये कितना बन गया, 500 बन गया, 500, J का मान 4.2 और डिवाइड कर दें किससे, m का मान 50 किलोग्राम और G का मान कितना आ गया, 10 आ गया, है ना, यानी h का मान कितना आ गया, यहां से आंसर आ गया 4.2 मीटर। ठीक है ना, h का x% है, 1000 कैलोरी उसने ग्रहण की, 50% भाग उसके काम में आया तो कितना बन गया, 500, J से मल्टीप्लाई किया 4.2 और डिवाइड कर दिया m से और किससे, G से, तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 4.2 मीटर हाइट तक वो कूद सकता। तो ऊष्मा और कार्य, है ना, ये वही अपने पास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला सिद्धांत है कि ऊर्जा और कार्य हैं वो एक दूसरे के रूप हैं, ऊर्जा को कार्य में रूपांतरित कर सकते हैं, कार्य को हम ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट एंड मैकेनिकल वर्क, ऊष्मा और यांत्रिक कार्य के बीच में संबंध परिभाषित किया जाता है ना। तो ऊष्मा का कार्य में भी रूपांतरण संभव है और कार्य का ऊष्मा में भी रूपांतरण संभव है।